हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अब हम सबसे पहले बात जान लेते हैं, ये जो तीन वर्ड्स हैं कॉग्निटिव, डेवलपमेंट और थ्योरी, यानी कि इन तीन वर्ड्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव वर्ड का मतलब, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर दें, तीनों वर्ड्स को, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव वर्ड का मतलब। तो जो कॉग्निटिव वर्ड है, अब इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू, और या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। माइंड का जो प्रोसेस होता है थिंकिंग का या रीजनिंग का, माइंड कैसे सोचता है या कैसे किसी बात का, उसका या किसी कॉन्सेप्ट का या किसी चीज़ का रीज़न होता है, वो रीज़न एक जो प्रोसेस होता है, इसका मतलब होता है कॉग्निटिव, यानी कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस जिसकी वजह से हम कुछ सोच पाते हैं और उसका कारण समझ पाते हैं। तो ये होता है कॉग्निटिव का मतलब, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो इस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये वो मेंटल प्रोसेसेस, सोचने की क्षमता का विकास होना, मतलब कि जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं, यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रहे हैं, मेंटल प्रोसेसेस, तो उनका कितना विकास हुआ, उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट एक आम भाषा में। अब जो तीसरा वर्ड है वो है थ्योरी। अब हम जान लेते हैं थ्योरी का मतलब क्या होता है। थ्योरी आप सिंपली एक इंग्लिश लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे कोई एक्टिविटी होती है, और एक्टिविटी का मेन बेसिस होता है कि वो एक किसी प्रिंसिपल के आधार पर चलती है, यानी कि हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ आइडियाज़ कह सकते हैं इसको। काफ़ी सारे आइडियाज़ को एक क्रम से, एक सिस्टम में अगर हम प्रेजेंट करें तो हम उसको एक थ्योरी के रूप में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये थे तीन वर्ड्स जिनका हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पहला वर्ड था कॉग्निटिव, दूसरा वर्ड था डेवलपमेंट और तीसरा वर्ड था थ्योरी। तो ये बात थी कॉग्निटिव, डेवलपमेंट, थ्योरी वर्ड्स, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जीन पियाजे, ठीक है। अब जीन पियाजे ने क्या किया था, ये एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, ये बात हम कह सकते हैं ईयर, सपोज आप मान लीजिए 1952, ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बात है, ये स्टोरी है 1952 की सॉरी। तो जब ये एक थ्योरिस्ट थे, इनको एक बहुत बड़ा थ्योरिस्ट माना जाता था, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट माना जाता था, यानी कि मनोविज्ञान, बच्चों के दिमाग के, बच्चों के मेंटल प्रोसेसेस को समझने की क्षमता रखने वाले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। तो इन्होंने ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बनाई थी या प्रपोज की थी, ठीक है। दोस्तों, इन्होंने जो है जेनेवा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने काम किया था, और कुछ 1920s में जब इन्होंने बच्चों के मेंटल प्रोसेसेस को समझा, यानी कि बच्चों का जो मेंटल प्रोसेस है उसको समझा और जाना कि वो अपने आसपास की चीज़ों को, यानी कि बच्चे जितने भी अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो साइकिल हो, कोई फ्रूट हो, कोई बलून हो, कोई आइसक्रीम हो, कोई घर हो, कोई डॉग हो, कोई पेट हो, कोई ट्री हो, कोई फ्लावर हो, कोई दूसरा किड हो, रेनबो हो, मून होगा, बुक्स होगी या डिफरेंट बर्ड होगी, ठीक है, कैट हो, तो टॉयज होंगे। तो जैसे जैसे बच्चे देखते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, वो उसको, अपने वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, इस बारे में जीन पियाजेट में बताया था, और इस बारे में उन्होंने बेसिकली रिसर्च की थी। तो इन्होंने इसको सोचते हुए बच्चों के मेंटल प्रोसेसेस के बारे में समझा और ऐसे काफ़ी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि ये जान पाए कि इनका बेसिक मोटिव, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये जाना कि अपनी थ्योरी इस आधार पर बनाई कि वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे। अब ये जैसे जीन पियाजेट यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो अब ये इंटरेस्टेड थे कि बच्चे उस क्वेश्चन का जवाब सुनते थे, जो भी बच्चे आंसर करते हैं, और ये इंटरेस्टेड थे बच्चा चाहे भले ही कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे, ठीक है, वो सही है या नहीं, इस बात पर नहीं इनको इंटरेस्ट था। इनको इंटरेस्ट था कि इन्होंने, बच्चों ने वो जवाब कैसे दिया, क्या सोच कर दिया। जैसे कि इन्होंने सपोज पूछा बच्चों से कि ये कौन सा फ्रूट है, और बच्चों ने आंसर दिया ये मैंगो है, या मैंगो को बच्चों ने बोल दिया एक गुआवा है सपोज। तो इनको इंटरेस्ट ये नहीं था, इनको ये इंटरेस्ट था कि इन्होंने, बच्चों ने ये कैसे पता लगाया कि ये मैंगो है, ये और कोई फ्रूट नहीं है, या ये गुआवा क्यों बोला इन्होंने। तो ये रीजनिंग जो है बच्चों की, इनको उस चीज में, उस मेंटल प्रोसेस में इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से इन्होंने कुछ बातें कही थी जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात इन्होंने बताई थी लॉजिक, मेजरमेंट, मोरालिटी, ठीक है। इन्होंने दूसरी बात बताई थी, हम इसको नंबर कर देते हैं। पहली बात बताई थी लॉजिक, मेजरमेंट, मोरालिटी। दूसरी बात बताई थी इन्होंने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, और तीसरी बात इन्होंने बताई थी लैंग्वेज डेवलपमेंट, और चौथी बात इन्होंने बताई थी थ्योरी ऑफ
फिजिकल रियलिटी। तो इन्होंने क्या 4 बातें बताई थी, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने 4 बातें बताई थी। लॉजिक मेजरमेंट मोरालिटी, ठीक है। दूसरी बात बताई थी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तीसरी बात बताई थी लैंग्वेज डेवलपमेंट और चौथी बात बताई थी थ्योरी ऑफ फिजिकल रियलिटी। ओके, तो जीन पियाजेट की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एपिस्टेमियोलॉजिकल व्यू को एक साथ बोलते हैं जेनेटिक एपिस्टेमियोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। देखिए, ये बात है, जीन पियाजेट की जो लाइफ है वो 1896 से 1980 में थी। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पोज की थी, जैसा कि हमने बताया। तो इन्होंने बेसिकली जो 4 बातें बताई थी उनके आधार पर इन्होंने एक कॉग्निटिव स्टडी यानी कि बच्चों के मेंटल प्रोसेसेस के साथ बच्चों के लॉजिक डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और फिजिकल रियलिटी के आधार पर एक रिसर्च करके एक जो इन्होंने कंपाइल करके एक थ्योरी बनाई थी उसको बोलते हैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ओके। और इन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस दी थी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि बच्चों की एजुकेशन कैसे होती है और उस बेसिस पर इन्होंने इस दोनों थ्योरीज को कंबाइन किया था और जिसको टुगेदर एक साथ बोला जाता है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के। अब इनकी एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इन्होंने बताया था, आर वी फॉर्मिंग चिल्ड्रन हु आर ओनली कैपेबल ऑफ लर्निंग व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ठीक है। जो पहले से ही दुनिया में है, जो पहले से ही दिख रहा है, पानी है, पानी गिरता है नीचे, अगर उसको नीचे गिराते हैं तो ये तो पता है। या और शुड वी ट्राई टू डेवलप क्रिएटिव एंड इनोवेटिव माइंड्स कैपेबल ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉम द प्री स्कूल एज ऑन थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो इनका मानना था कि हम वो चीज़ें क्यों दिखाते हैं जो बच्चों को या हमें पहले से ही पता है। हम ऐसे शुरू से ही इनिशियल ईयर्स प्री स्कूल लाइफ से ही बच्चों का माइंड इनोवेटिव आइडियाज़ पर उनके माइंड को विकसित करवाएं, उनके माइंड को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं जिससे कि वो एक सोच पाए, एक उनकी क्रिएटिविटी कुछ सोच पाए और उनके मेंटल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो डेवलप कर पाएँ। तो इससे ही एक विकास हो सकता है दुनिया का, ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें 4 स्टेजेस बताई थी और कुछ प्रोसेसेस बताए थे, ठीक है। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी वो हम जान लेते हैं। पहली थी सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अभी सिर्फ इसके हम नाम समझ लेते हैं। और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ओके। तो 4 स्टेजेस थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बाय पियाजे। 1 थी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। और 4 प्रोसेसेस, ठीक है, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैं अब शुरू में पहले हम लोग इन प्रोसेसेस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम थ्योरीज की स्टेजेस के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये 4 जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं इनको पहले जान लेते हैं। देखिए, अब इन्होंने बताया था जो स्कीमास होते हैं, स्कीम्स होती हैं, इनके 2 आधार हैं। एक होता है अडेप्टेशन, दूसरा है असिमिलेशन और अकोमोडेशन। और अगर ये चीज़ ना अटेन हो पाए तो डिसइक्विलिब्रियम यानी डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाता है। कैसे, एक एग्जांपल के आधार पर समझ लेते हैं। सपोज एक बच्चा है, ठीक है। अब वो बच्चा पहले उसको लाइफ में पहली बार वो दिखता है कि बर्ड है, उसको बताया जाता है कि ये जो उड़ने वाली चीज़ है वो बर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्कीम। बच्चे ने एक न्यू आइडिया डेवलप किया, एक नया उसका जब विकास हुआ तो उसने पहली बार कुछ देखा, वो स्कीम है, नया आइडिया है, तो उसके लिए ये स्कीम हो गया, ठीक है। हम इसको स्कीम लिख देते हैं। एक बर्ड उस बच्चे के लिए स्कीम है, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चा कुछ और चीज़ों को उड़ता हुआ देखता है तो वो उसका रिस्पॉन्स होता है फिर से कि बर्ड है ये। तो अब क्या है, ये एक अडेप्टेशन है बच्चे की, यानी कि बच्चे ने देखा कि ये उड़ने वाली चीज़ है तो ये बच्चे की अडेप्टेशन हुई कि उसने पुरानी नॉलेज को, पुराना जो उसको नॉलेज थी उसको देखते हुए उसने अडेप्ट कर लिया। तो उसने इसको अडेप्टेशन मतलब कि उसने इसको बोला कि ये भी बर्ड है। लेकिन अब बड़े लोग या कोई भी
उसके बच्चे के जो बड़े सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं, गार्जियंस, केयर गिवर्स है, वो इसको बच्चे को बताते हैं नहीं, सारी उड़ने वाली चीज बर्ड नहीं होती है, ये फ्लावर्स पर बैठती है और ये बर्ड फ्लावर्स पर नहीं बैठती है। ठीक है, तो अब वो बच्चा देखता है कि ओके, दोनों में डिफरेंस होता है उड़ने वाली चीज़ों में, ये बहुत हाई उड़ती है, ये लो, ऐसे वो डिफरेंसेस क्रिएट करता है। तो अब अगर बच्चा कुछ और देखता है, सपोज हम मान लेते हैं बच्चा इस टाइम पर देखता है एक एरोप्लेन, सपोज बच्चे ने देखा एक उड़ता हुआ एरोप्लेन। अब बच्चे ने देखा कि ये उड़ता हुआ एरोप्लेन है पर ये बर्ड की तरह इसके विंग्स नहीं हिल रहे हैं और इसकी आवाज़ है और इसकी ये बहुत ही ऊपर उड़ रहा है। तो अब बच्चे को समझ में आता है कि नहीं, ये कुछ नया है। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं असिमिलेशन। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही नया आइडिया, असिमिलेशन। ठीक है, तो असिमिलेशन हो गया कि बच्चे ने एक नई नॉलेज ग्रैस्प की। ठीक है, कि अब वो डिफ्रेंशिएट करना सीख गया कि ये क्या है, प्लेन है, ये बी है सेकंड, और ये जो है फर्स्ट कैटेगरी वो बर्ड है। तो अब इन तीनों प्रोसेसेस को वो डिफरेंस कर पाता है, तो इसको बोलते हैं कि वो अब अकोमोडेट हो गया है। ठीक है, वो उसने ये सारी इंफॉर्मेशन अकोमोडेट कर दी है। अब बच्चे का माइंड विकसित हो गया है और वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है इन सारे कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेसेस को। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। सपोज एक बच्चा है जो देखता है कि उसको शुरू में एक स्कीम बताई जाती है कि एक डॉगी होता है जिसके 2 ईयर्स होते हैं, एक टेल होती है और फर होते हैं। ठीक है, अब बच्चे को दूसरी चीज दिखती है तो वो देखता है कि हाँ, एक और है जिसके पास, एक एनिमल है जिसके पास फर है, टेल है और 2 ईयर्स है। वो सिर्फ यही चीजें देखता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे वो तुरंत बोलता है ये डॉगी है। ठीक है, तो अभी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये क्या था, ये अडेप्टेशन थी। स्कीमास जो एक नया आइडिया था डॉगी वाला, उसको उन्होंने अडेप्ट किया। ठीक है, सेकंड प्रोसेस। अब क्या है, बच्चा इसको डॉगी बोलता है, लेकिन अब उसकी मदर या पेरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था इस वाले एग्जांपल में, उसकी मदर या पेरेंट उसको बोलती है कि दैट्स नॉट अ डॉगी, दैट्स अ किटी, किटी सेज मियाऊ, डॉगी सेज बाऊ बाऊ। ठीक है, तो अब बच्चे को एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि हाँ, डॉगी जो है वो बाऊ बाऊ बोलता है और किटी म्याऊ म्याऊ बोलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक असिमिलेशन है, एक नया आइडिया है जो बच्चे ने अब डेवलप किया। ठीक है, तो अब बच्चा आराम से पहचान पाता है। तो अब उसको जब भी नया आइडिया जैसे मिलता है तो अब वो समझ पाता है कि अगर 2 ईयर्स हैं, एक टेल है, फरी है और लेकिन वो बाऊ बाऊ बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डॉगी है। लेकिन अगर वो उसके पास ये तीनों चीजें हैं, ईयर्स है, टेल है, फरी है, लेकिन अगर वो म्याऊ म्याऊ बोल रही है, इसका मतलब वो किट्टी है, यानी कि कैट है। तो ये एक नया अकोमोडेशन है बच्चे के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे ने नई इन्फॉर्मेशन को अकोमोडेट कर दिया है और वो अब डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। ठीक है, तो इस डिफ्रेंशिएशन की वजह से जो नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, यानी कि बच्चे ने अब असिमिलेट कर ली है इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन, तो अब बच्चे को कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट के बारे में था जो बच्चे ने जाना। ऐसे ही मेंटल प्रोसेसेस डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरीज की, जो हमने बात की थी 4 स्टेजेस। तो 4 स्टेजेस को 4 फेजेस ऑफ लाइफ में डिवाइड किया गया था। सबसे पहली स्टेज बताई गई थी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में बच्चे की मेंटल प्रोसेसेस यानी बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट पर फोकस करती है। उसके बाद 2 to 7 ईयर्स वाली सेकेंड स्टेज हम कहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज, इनके अलग अलग नाम है। इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर, इसका नाम है प्री ऑपरेशनल। उसके बाद 7 to 11 ईयर्स या 7 to 12 ईयर्स वाली स्टेज, इसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और लास्ट स्टेज है 11 या 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स को बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस हैं जिनको एक डिफरेंट स्टेजेस में ब्रेन की डेवलपमेंट को इन पियाजेट ने डिवाइड किया और बच्चों के मेंटल प्रोसेसेस को समझा। तो अब इन स्टेजेस को हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो थी सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसमें बताया था चाइल्ड जो कि 0 to 2 ईयर्स का होता है, तो चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ये वो लाइफ है जब चाइल्ड को जो भी ऑब्जेक्ट दिखता है वो उसको छूना चाहता है, उसको फील करना चाहता है, मतलब वो उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है। वो ये नहीं समझ पाता है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसको सब फील करके ही, वो उनको या टच करके ही, या अपनी जो भी सेंसेस उसकी डेवलप हो रही हैं उसके आधार पर ही वो उसको टेस्ट करता है।
अब सेकेंड स्टेज जो बताई थी वो 2 to 6 ईयर्स या 7 ईयर्स यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है बिगिंस विद रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिम्बॉलिकली। अब बच्चा लॉजिकली इन बातों को समझ पाता है और इन जो चीज़ों को एक वो सिंबल, एक आधार, एक कॉन्सेप्ट के बारे साथ साथ हर चीज़ को वो समझ पाता है कि ये बॉल राउंड क्यों है या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट स्क्वायर क्यों है। तो वो एक छोटी छोटी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब ये जो स्टेज है वो होती है 7 to 11 ईयर्स या 12 ईयर्स में। चाइल्ड लर्न्स रूल्स सच एज कंजर्वेशन। इसका मतलब है कि वो समझ पाता है कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा क्यों है, कंपैरिजन। जैसे कि पहले उसने सेकंड स्टेज में सीखा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, राउंड है कोई वो है। अब कंपेयर वो कर पाता है, राउंड स्क्वायर के साथ कंपेयर कर पाता है। ठीक है, तो एक कंपैरिजन उसके माइंड में डेवलप होता है। अब चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है एडोलेसेंट यानी कि 12 साल से ऊपर वाली स्टेज, जहाँ पे एडोलेसेंट कैन ट्रांसेंड द कॉन्क्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर। यानी कि ये इनकी सोच बिल्कुल एक विकसित सोच होती है। ये हर चीज़ को बहुत लॉजिकल और बहुत रीजनिंग के साथ समझते हैं और ये एक तरह से हम कह सकते हैं इनकी थिंकिंग बिल्कुल एडल्ट वाली थिंकिंग के साथ मैच करने लगती है। तो ये थी 4 स्टेजेस। अब इनको हम थोड़ा एक और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जो किड होता है, जो बच्चा होता है, वो 0 से 2 ईयर्स के बीच का बच्चा यानी कि बिल्कुल न्यूली बॉर्न बच्चा और 2 साल तक की एज का बच्चा, वो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, अपने रूम में अगर होता है तो वो अपने रूम की चीज़ों को देखता है, उनको फील करता है, वही उसके लिए वर्ल्ड है। और उन चीज़ों को फील करके मतलब कि उसकी सेंसेस, उसकी जो सेंसरी मोटर, आप समझ पा रहे हैं, 2 वर्ड्स हैं। सेंसरी मतलब कि वो अपनी सेंसेस के थ्रू और अपने टच के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को फील कर पा रहा है। बस ये डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग है, नॉन लिविंग है, बस उनको वो फील कर पाएगा। ये हार्मफुल ऑब्जेक्ट है या नॉन हार्मफुल ऑब्जेक्ट है ये नहीं पता कर पाएगा। तो ये होती है पहली स्टेज जो 0 से ईयर्स के बीच की होती है। तो इसमें अगर हम डेंटल कंसिडरेशन की बात करें तो बच्चा जो आता है उसको आप इस एज पर कुछ समझा नहीं सकते हैं। तो इसमें आप एक ही कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा आया तो वो या तो अपने पेरेंट्स के लैप में बैठे, क्योंकि आप बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप बच्चे को कुछ कलर्स, कुछ टॉयज उसके हाथ में, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप उसके हाथ में दे सकते हैं जो वो फील कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली उसकी सेंसेस को आपको उसको फील कराना है। अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 ईयर्स से 7 ईयर्स के बीच की स्टेज होती है। अब इस स्टेज में बच्चे को किसी भी बात का या प्रोसेस का लॉजिक समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर हम एक डेंटल कंसिडरेशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, वो सारी चीज़ों को वैसे तो देखता है, वो अवेयर होता है कि ये पेंसिल है, ये कार है, ये हेलीकॉप्टर है, ये कप है, वो चीज़ों को देखता है, लेकिन उसका लॉजिक समझने में उसको प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, हम बच्चे को लॉजिकली समझाएं, अगर वो डेंटल विजिट पे आया और हम उसको समझाएं कि अगर आप अपने ब्रश करते हो अपने टीथ को, तो आप अपने टीथ को क्लीन कर पाते हो और क्लीनिंग की वजह से आपके टीथ में एसिड नहीं प्रोड्यूस होती है, और एसिड नहीं प्रोड्यूस होती है तो आपके टीथ में बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते हैं, और बैक्टीरिया नहीं ग्रो होते हैं तो आपका टीथ डिके नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे को समझना बहुत मुश्किल है। अगर लेकिन हम उसको एक एग्जांपल दें कि हम आपके बेटा टीथ क्लीन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम आपके टीथ क्लीन करेंगे तो आपके टीथ बहुत वाइट हो जाएंगे, आपके टीथ बहुत शाइन करेंगे। तो इस लॉजिक से हम बच्चे को समझा सकते हैं और बच्चे को हम कंफर्टेबल लेवल तक, एक कंफर्टेबल जोन तक ला सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल देकर ही हम बच्चों को समझाएं स्टेज में, यानी कि 2 ईयर्स to 7 ईयर्स की एज में। ये एक डेंटल एग्जांपल था। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है कि अगर हम इस स्टेज, थर्ड स्टेज की बात करें तो ये स्टेज, जैसे कि आपने पढ़ा कि ये स्टेज होती है 7 ईयर्स से 11 या 12 ईयर्स तक की एज को कंसिडर किया था जीन पियाजे ने। तो इनका मानना था कि अब बच्चा एक लॉजिक से चीज़ों को रिलेट कर पाता है, यानी कि अगर हम इस फिगर से समझें तो बच्चा, अगर हम उसको एक एक्टिविटी देते हैं तो बच्चा जहाँ पे फ्लावर है वहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स को रखेगा, जहाँ पे एक कैटेगरी वो अपने आप बना सकता है। जहाँ पे प्रोफाइल, किसी की पिक्चर वाली, फोटो वाली प्रोफाइल है, उनको एक अलग कैटेगरी में रखेगा। तो बेसिकली वो बटन को देखिए तो आप बटन वाले ग्रुप को अलग रखेगा। तो ये सेग्रीगेशन वाली जो क्वालिटी है ये बच्चे में डेवलप होती है, यानी कि वो एक लॉजिक को आसानी से समझ पाता है। तो इस स्टेज की एक्चुअल डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं एक बच्चे का एक इंटेलिजेंस डेवलप होता है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि अगर इस स्टेज में कोई बच्चा आता है और हम उसको रिटेनर पहनाते हैं, अगर हम एक डेंटल एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, तो हम उसको इस रिटेनर के इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। बजाय पेरेंट्स के हम डायरेक्ट बच्चे को उस रिटेनर के पहनने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसमें इसके पहनकर ही इसको ब्रश कैसे करना है, या इसको जो हमने लगाया है इससे क्या फ़ायदा होगा, और इससे बच्चे को कैसे इसकी केयर करनी है, और अपने टीथ की कैसे केयर करनी है, ओरल हाइजीन की कैसे केयर करनी है, क्या क्या फूड लेने हैं। तो ये सब बच्चे को हम इस स्टेज में यानी कि इस एज ग्रुप में बता सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा लॉजिकली रीजनिंग और उसका एक इंटेलिजेंस लेवल डेवलप हो चुका है। तो ये थी थर्ड स्टेज यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल स्टेज यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो हमने जैसे कि पहले डिस्क्राइब किया था 12 साल से उम्र की से ऊपर वाले बच्चों के लिए, यानी कि एडोलेसेंट पीरियड अब शुरू हो गया है, टीनेजर पीरियड जो शुरू हो गया है। तो अब बच्चा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर, उसका लाइफ में प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी उसने चीज़ें सीखी हैं अपने पेरेंट्स से, अपने लॉजिक से, अपनी एजुकेशन से, वो अब चीज़ों को अप्लाई करता है। एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग उसकी डेवलप होती है। अब हम कह सकते हैं अगर किसी बच्चे का प्रीवियस एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा हो, जैसे कि उसका डेंटल ट्रीटमेंट पहले बहुत ही ज़्यादा पेनफुल या ट्रॉमेटिक रहा हो, तो वो इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा एंजियस होकर आएगा। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा 12 साल से ऊपर का बच्चा इतना डर क्यों रहा है एक माउथ मिरर को देखते ही? तो इसलिए क्योंकि उसका पहले का एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव रहा है, या उसने कभी देखा है किसी को कि अगर कोई डेंटल ट्रीटमेंट हुआ है तो बड़ा नेगेटिव उसके केयर गिवर्स या उसके पेरेंट्स को, तो वो नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं शुरू से भले ही ट्रीटमेंट को 3 सिटिंग या 4 जितना भी लंबा हो, लेकिन बच्चों को टाइम दो, उनकी साइकोलॉजी को समझो और उसके बेसिस पर एक्ट करो। तो इसीलिए ये सारी स्टेजेस है। तो अब अगर हम इसका एक बच्चे का डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम उसको इस नेगेटिव बिहेवियर को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। हम उसको एक लॉजिकली समझा सकते हैं कि अगर आप ये ट्रीटमेंट कराओगे तो इससे आपका ये पेन खत्म हो जाएगा, आपके जो टूथ में पेन है, और पेन खत्म होते ही आप पहले की तरह और अपना स्कूल एक्टिविटीज़ मिस नहीं करोगे और अपने गेम्स खेल पाओगे और आप अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर पाओगे। एक लॉजिक हम उसको बताते हैं तो वो इस लॉजिक को समझ पाता है और अपना ट्रीटमेंट के लिए फेवर करता है। ठीक है, तो अगर हम उसको एक अब इस स्टेज में अगर हम उसको बताते हैं कि आपका ब्रश करना क्यों ज़रूरी है, तो वो ब्रशिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ पाता है कि ब्रशिंग करने से फूड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और जिससे कि डीके प्रोसेस जो है टीथ का वो रुक जाएगा। और इस स्टेज में बच्चा अकेला रहकर अपने सेल्फ पर ब्रश कर सकता है सही तरीके से। अगर हम उसको एक ब्रशिंग टेक्निक को डेमोस्ट्रेट करते हैं तो वो इस स्टेज में समझ पाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक हिंदी में ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम एक नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर आएंगे। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। इसके साथ साथ आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पर भी A to Z किड्स डेंटल को फॉलो कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में, बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।